राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम में इलाहाबाद में खुद मौजूद थे और वहां जो कुछ हुआ उसके आप चश्मदीद गवाह हैं। तो जाहिर है कि बहुत उत्सुकता हुई आपसे पूछने के लिए। जो पिछली बार देहरादून में छात्रों की गूंज हुई थी उसमें विनोद शर्मा जी हमारे आपके दोनों के मित्र वो थे, तो मैंने उनके साथ ये कार्यक्रम किया था। इलाहाबाद में आप हैं, खुशकिस्मती की बात है कि इन दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के ऐसे चश्मदीद गवाह मुझे मिल गए जिनकी जिनके ज्ञान, विश्लेषण क्षमता, प्रज्ञा और प्रतिबद्धता पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ और मुझे बहुत फख्र होता है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो शीतल जी, वहां आपने नई परख के दर्शकों को बताइए कि वहां आपने क्या देखा और क्या सुना और क्या महसूस किया, क्योंकि ये तीन जो चीजें हैं, देखना, सुनना और महसूस करना, इनके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कुछ उसका। इलाहाबाद मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है मेरे घर से, लेकिन रास्ते में कांवड़ वगैरह चल रही है इसलिए थोड़ा सा गतिरोध है हर जगह, तो समय ज्यादा लग जाता है। वैसे भी रास्ता थोड़ा सा मतलब इसका मतलब आपने रास्ते में कांवड़ियों का विकट और हाहाकारी डांस भी देखा होगा। हाँ, डीजे वगैरह खूब झेलते हुए, कई जगह रुकते हुए, कई जगह तो जो जगह हमें 2 घंटे में पहुंचना चाहिए, 3 साढ़े 3 घंटे का आना जाना रहा। 3.5 घंटे जाना, 3.5 घंटे आना। खैर, इलाहाबाद में बहुत मित्र हैं। मैं वहाँ छात्र जीवन से जाता रहा हूँ। वहाँ पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन देखने का मौका खूब मिला। बहुत मित्र हैं। तो मैंने जब फेसबुक पे डाल दिया था कि मैं आ रहा हूँ यार, तो बहुत सारों ने कहा कि भाई कहीं मुलाकात सबकी होनी चाहिए अब सबको। तो फिर वहाँ हमारे आजाद साहब विद्यमान है पुराने अल्फ्रेड पार्क में, जो चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से है। जी। ये हुआ कि बहुत समय हो गया उनके दर्शन किए हुए, तो वहीं सबको बुला लिया था, सबसे भेंट हुई। बहुत सारे मित्र आ गए थे और सब लोग उसी क्रम में लगे थे, क्योंकि कल जो कार्यक्रम था शहर में, सबसे ज्यादा चर्चा उसी की थी। चर्चा पैदा करने में प्रशासन की बड़ी जोरदार भूमिका रही और सबसे ज्यादा उस स्थान के जो प्रबंधकीय प्रशासन है, एक स्कूल है, वो एक ट्रस्ट है कायस्थ समाज की, जिसका वो मैदान है, तो उसे जून में ही कांग्रेस ने ऑफिशियली उसका 51,000 रुपये फीस देके हायर कर लिया था आज की तारीख के लिए, कल की तारीख के लिए। लेकिन सभा होने से ठीक कुछ दिन पहले ही, हफ्ते भर पहले ही, करीब 4-5 दिन पहले, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। और एक 2025 का एक कोई हाई कोर्ट का फैसला था जो अलग चीजों के बारे में था, उससे जोड़ के उसको कर दिया। खैर, उस पर वहां गतिरोध शुरू, समझ में आ गया था कि प्रशासन इस सभा को नहीं होने देना चाहता। फिर कांग्रेस के लोग जाके वहां उन्होंने लड़ाई की प्रशासन से भी और उनसे भी, और उनको कहा कि मुकदमा करेंगे आपके खिलाफ, तो आप हमारा बहुत नुकसान हो गया उनका, बल्कि टेंट वेंट लग गया था, उसे उतरना पड़ा था। फिर दूसरी चीजें हुई, नए सिरे से लगा। लेकिन बाद में प्रशासन की समझ में आ गया, क्योंकि कांग्रेस अड़ गई थी कि राहुल गांधी आएंगे जरूर, राहुल गांधी वहां जाएंगे जरूर और हजारों छात्र होंगे, फिर आपकी जिम्मेदारी। तो फिर प्रशासन ने हथियार डाल दिए और फिर उन्होंने परमिशन 2 दिन पहले उसकी दी। लेकिन 2 दिन पहले उन्हें लगा कि अब ये तैयारी क्या कर पाएंगे। देखिए, सभा में बसों ट्रकों से कोई भीड़ नहीं लाई गई थी, स्वतः स्फूर्त लोग थे। हाँ, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत सारे जिलों से अपनी जीप कार वगैरह में आए थे, वो एक अलग चीज है, आए थे वो लोग, थे। लेकिन छात्रों का बहुत बड़ा, युवाओं का बहुत बड़ा, हजारों छात्र और युवा वहां थे। और सबसे बड़ी बात थी कि वो जोश से भरे हुए थे, पूरा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था। और नो डाउट राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस अब मतलब असाधारण रूप से बढ़ रही है, युवाओं में, छात्रों में, पढ़े लिखे लोगों में और समाज के सारे हिस्सों में। लेकिन कुछ हिस्सों में खासकर, जो आप और हम चूंकि राजनीतिक रूप से विश्लेषित करते हैं चीजों को, तो उसका उल्लेख करना जरूरी है। मैं इधर एक नया डेवलपमेंट देख रहा हूँ उत्तर भारतीय राज्यों में। एक तो जन असंतोष तो है पूरे देश में, छात्रों के आंदोलन ने इसको, काकरोच आंदोलन ने बिल्कुल सामने हमारे दीवार पे लिख दिया कि लोग सरकार की नीतियों से 12 साल में असंतुष्ट है। वजह बहुत गंभीर है, 65% से ज्यादा हमारे ग्रेजुएट किए हुए लोगों के पास कोई काम नहीं होता। मुझे तो ये आंकड़ा भी संदिग्ध लगता है, जो भी अध्ययन करने वाले हैं उनका आंकड़ा है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि रोजगार, एकदम रोजगार विहीनता है। दूसरे, एमएसएमई के तहस नहस होने से, जो नोटबंदी के बाद से लगातार होता चला गया है,
हमारे यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी तो छोटे और मझोले उद्योगों के तहस नहस होने से छोटी छोटी चीजों में थी, वो नष्ट जो हुई है, उसकी क्षमता बहुत कम हो गई, उससे नए रोजगारों में बहुत कमी आ गई। क्योंकि हमारा जो संगठित रोजगार का एरिया है वो बहुत छोटा और बहुत थोड़ा सा ही है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी, हम आपके कार्यक्रमों में कई बार कह चुके हैं, आप भी इसको जानते हैं कि जो मनमोहन सिंह जी छोड़ गए थे 16 साढ़े 16% हमारी जीडीपी का, उतनी भी नहीं बची है। दावा था 25% पे पहुंचाएंगे, वो घट के 12-13% पे है। तो रोजगार आए कहाँ से? कृषि क्षेत्र हमारा स्लगिश है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। उसमें जितने नारे दिए गए कि 2022 में आय दुगनी कर देंगे, आय आधी हो गई है या दो तिहाई रह गई है। सबकी आय घट गई है। जो मजदूर हैं, जहाँ काम करते हैं, उसमें 10-10 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई है। नोएडा में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इसीलिए उसमें बड़ा सब मारपीट हुई और बेचारे बहुत सारे लोगों को मुकदमों में फंसाया गया। अब छात्रों और युवाओं का नंबर है कि उनके सामने तो दीवार पे कुछ है ही नहीं, और होगा कैसे? एफडीआई पिछले 2 सालों से आना उसने बंद कर दिया। एफआईआई यहां से लेके भाग रहा है, जितनी जल्दी भाग सकता है। सिवाय मजदूर जो कमा के हमें बाहर से भेजते हैं, रेमिटेंस, किसी और क्षेत्र में कोई ग्रोथ ही नहीं। एक्सपोर्ट वही 400 बिलियन के आसपास 10-20 ऊपर नीचे होता रहता है। तो सिवाय सर्विसेज के, जिसमें अब एआई की वजह से बहुत बड़ा संकट आने वाला है अगले 2 सालों में, तो ये इतना भारी संकट आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया हमारा 55% ग्रोथ इंजन था। ये 55% इंजन में 2 साल में रोबोट और एआई की वजह से बहुत सारे जॉब कर्टेल होना शुरू ही हो गए। तो नतीजा ये होगा कि रोजगार का ये साधन भी गया। तो हमारा विकास कहाँ होगा? लोगों को नौकरी कहाँ देंगे? और ऐसे में जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें पेपर लीक हो रहे हैं, वहां आपने एक दूसरा धंधा खोल दिया है। जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, उसमें आपने, जैसा राहुल गांधी भी कह रहे हैं और हम लोग भी कहते हैं, सब आरएसएस के लोगों को भर दिया है, उन्हीं को नौकरी मिलती है। तो एक पूरा सेक्शन, सोशल सेक्शन उस प्रतियोगिता से भी बाहर हो गया। तो कहीं कुछ है ही नहीं, एकदम अंधकार है। तो इसके खिलाफ गुस्सा होगा कैसे नहीं? तो गुस्सा हो रहा है। अपने लिए आपने क्या किया है? 6 लाख से 9 लाख के करीब जो हैसियतदार समाज है हमारा, वो अपने बच्चों को विदेश भेज देता है। वो हैसियतदार कौन है? राजनीतिज्ञ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, व्यापारी हैं। बाकी सारे समाज को आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे छोड़ दी है, और आप जो है चले जा रहे हैं, सिर्फ प्रचार पे खर्च करते हैं। अभी न्यूज लॉन्ड्री ने एक बहुत बढ़िया स्टोरी की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग 4 करोड़ रुपया रोज अपने प्रचार पे खर्च करते हैं, जो मोदी जी से भी ज्यादा है ऑफिशियली। हालांकि मोदी जी का बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन 1600 करोड़ का इनका बजट हो गया है। जब हम लोग पत्रकारिता करते थे 100, 150, 80 करोड़ ऐसे कुछ होता था। फिर जब हम लोग गए वहां से तो 400-500 करोड़ था। एकदम अब 1500-1600 करोड़ रुपए सालाना इस राज्य का, जिसमें $1200-1300 प्रति सालाना इनकम का हमारा जीडीपी के बरक्स है। यानी जो नेशनल एवरेज 2700-2800 है, उसके आधे से भी कम है यहाँ पर कैपिटा इनकम। तो ऐसे, और इस पर कैपिटा इनकम में भी एक छोटा सेक्शन हर चीज में हमारा है जिसके पास ज्यादा है माल, तो बाकी लोगों का तो 700-800-900 रह जाता है, जो बिहार का एवरेज है, और जो साधारण अफ्रीका के आसपास चला जाता है। तो बेइंतहा गरीबी, स्वास्थ्य सेवाएं एकदम चौपट, शिक्षा सेवाएं एकदम चौपट, रोजगार की एकदम कोई संभावना ही नहीं। पढ़ाई लिखाई में भारी पैसा निवेश होने लगा, बहुत पैसा लगता है, सब चीजें महंगी कर दी, यूनिवर्सिटी शिक्षा वगैरह सब बहुत महंगी हो गई, हॉस्टल बहुत महंगे हो गए, महंगाई बढ़ी रही है ऑन एन एवरेज। इन सब चीजों ने बिल्कुल समाज को बिलबिला दिया है। जी। ये बिलबिलाहट कल मुझे उस भीड़ में दिखाई पड़ी, जो गुस्से में बदल रही थी और जो इलेक्ट्रीफाइंग थी राहुल के फेवर में, और राहुल की एक्सेप्टेंस निश्चित तौर पर लगातार बढ़ रही है। एक जो बिंदु जिस पर मैं उंगली रखना चाहता हूं, मैंने पाया कि कल वहां ब्राह्मण समाज के बहुत लोग थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जो 3 प्रमुख जातियों की संख्या है, सबसे ज्यादा दलित, मुसलमान, और उसके बाद यादव और ब्राह्मण, आप 4 लोगों को ले सकते हैं। हम इन दोनों को बराबर ही समझते हैं, यादव और ब्राह्मण आसपास ही, 11-12, 10 से 12 के बीच में। तो इस समाज के लोगों में जो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे,
लेकिन फिर बहुत परिवर्तन हो गया। अब तो 35-36 साल से वहाँ कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, और लास्ट इलेक्शन जो अकेले लड़ा था कांग्रेस ने, उसमें 3% वोट मिले थे। हम्म, तो इसलिए कांग्रेस का कोई सांगठनिक और जनाधार दोनों निकल चुका था। जो पिछड़ी जातियों की पार्टियां थी, जो दो बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं, पिछड़ी और दलित की, बीएसपी और सपा, ये उनके बड़े सेक्शंस को अपने नीचे रखे हुए हैं। जो बचा कुचा उसमें से है वो बीजेपी के पास है। बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे नेताओं को अपने में एनडीए के रूप में समा लिया है, जो उनमें से छोटे छोटे सब सेक्शंस का नेतृत्व करते हैं। कोई निषादों की पार्टी है, कोई राजभर की पार्टी है, कोई और पार्टी है। इस तरह की पार्टियों को, चौहानों की पार्टी है, इन सब चीजों को बीजेपी खरीद लेती है। तो उसके पास एक वोट बैंक बीजेपी उसमें ओबीसी और दलित में हो जाता है। कांग्रेस के पास इसमें से कोई जगह बची नहीं। लेकिन कल मुझे ये लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर राजपूत है और उनकी हिंदुत्ववादी विचार के लोगों में अच्छी सहमति है, मोदी जी से ज्यादा है बल्कि उत्तर प्रदेश में, और कई और प्रदेशों में भी लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में उनको लेकर डिस्कंटेंट है। ये मुझे कल बहुत सारे सैंपल्स मिले, स्पष्ट हो गया। मैंने पूछा भी, हाँ मैं कह सकता हूँ कि, और इलाहाबाद, वाराणसी, ये सब ऐसे शहर हैं जहां से ये सिंबल हमें नजर आता है। हाँ, ये ब्राह्मणों के अड्डे हैं। कानपुर, इलाहाबाद, यहाँ ये अड्डे हैं। तो इसकी वजह से ये चीज समझ में आती है कि दिशा में कुछ परिवर्तन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ब्राह्मण अभी बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में लौट रहे हैं, लेकिन उस तरह की धारा बहने की मुझे संकेत वहां मिले। ये बहुत संकेत मिलने लगे। हाँ, ठीक है। और दूसरी तरफ हम राजस्थान में देखते हैं कि वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में राजपूत, वहां ब्राह्मण। वहां जो करणी सेना है और क्षत्रियों के जो संगठन है, वो सरकार की नाक में दम किए हुए सड़क पे उतरे हुए हैं। वो यूजीसी के वो राजाज्ञा को वापस कराने में आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सवर्ण जातियों में भी जो एक तरफा बीजेपी के लिए एक पक्षीय मामला था, अब उसमें अलग अलग तर्क देके अलग अलग जगहों पर विघटन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगा ये बात महत्वपूर्ण है, आपसे शेयर की।